नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे देशों के लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करने के लिए दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने के लिए एक दौड़ चली। लेकिन साल 1957 को सोवियत यूनियन दुनिया का पहला देश बन गया जो स्पेस पर सैटेलाइट भेजने में कामयाब रहे। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। इसके बाद दोनों तरफ से अनगिनत सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट भेजने का सिलसिला चलता रहा, जिसमें यूएसए की तरफ से चांद पर पहला कदम रखने वाला मिशन अपोलो 11 भी शामिल था। 70 के दशक आते आते दोनों देशों के स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की नजर मार्स पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की ओर आकर्षित किया। दोनों देशों के साइंटिस्ट द्वारा फिर से एक बार मिशन मार्स के लिए रेस शुरू हो गया कि मार्स पर सबसे पहला कौन अपना स्पेसक्राफ्ट भेज सकता है। इस बार भी 19 मई 1971 को सोवियत यूनियन ने मार्स 2 और 28 मई 1971 को मार्स 3 लॉन्च किया। मार्स 3 के लॉन्च के 2 दिन बाद यानी 30 मई 1971 को यूएसए ने मार्स के लिए मेरिनर 9 लॉन्च किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब पता चला मार्स 2 और मार्स 3 से पहले मेरिनर 9 मार्स के ऑर्बिट पर दाखिल हो गया था। आखिर कैसे मेरिनर 9 पहले ही मार्स पर पहुंच गया? यूएसए कैसे इस बार हारकर भी जीत गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई। विकिमीडिया हिंदी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 जुलाई 1969 को नासा के साइंटिस्ट द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न बी रॉकेट द्वारा अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था चांद पर इंसान को उतारना और सभी एस्ट्रोनॉट को अर्थ पर सही सलामत वापस लाना। अपोलो 11 के मिशन के मुताबिक 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे और चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बन गए। कुछ घंटे बिताने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट अगले 4 दिन के सफर के बाद 24 जुलाई 1969 को अर्थ पर लैंड किया। नासा की साइंटिस्ट का अगला काम था मार्स पर मिशन भेजना, जिसके लिए साइंटिस्ट की टीम ने मेरिनर 9 नाम का एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट बनाया जो मार्स को ऑर्बिट करने वाली है। मेरिनर 9 का 3 अलग अलग हिस्सा यूएसए की अलग अलग जगह पर बनाया गया था। जैसे मेरिनर 9 पर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण कोलोराडो विश्वविद्यालय के द लैबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स द्वारा किया गया था। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर के टीम का नेतृत्व किया प्रोफेसर चार्ल्स वार्थ ने। द इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर टीम का नेतृत्व नासा के गॉडडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के डॉक्टर R.A. हनल ने किया था। IRIS उपकरण को डेलास के टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल द्वारा बनाया गया, जबकि इंफ्रारेड रेडियोमीटर की टीम का नेतृत्व कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर गेरल्ट न्यूगेबाउर ने किया था। स्पेसक्राफ्ट के बिजली कुल 14,742 सोलर सेल द्वारा प्रदान की गई थी, जिन्हें 4 सोलर पैनल के बीच डिवाइडेड किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेसक्राफ्ट में कुल 7.7 मीटर सोलर पैनल मौजूद था। सोलर पैनल को मंगल की कक्षा में 500 वाट का बिजली उत्पादन करने का अनुमान लगाया गया था, जो कि मेरिनर 9 के लिए काफी था। ऊर्जा को स्टोर करने के लिए 20 एम्पियर और निकेल कैडमियम बैटरी मेरिनर 9 पर लगाया गया। इसके अलावा मेरिनर 9 पर बेहतरीन इमेज के लिए विजुअल इमेजिंग सिस्टम, प्रोब के नियंत्रण के लिए स्पेसक्राफ्ट में सोलर पैनल के आगे 6 नाइट्रोजन जेट का 2 सेट, ऑल्टीट्यूड के लिए सोलर सेंसर, एक कैनोपस स्टार ट्रैकिंग सिस्टम, जायरोस्कोप और थर्मल नियंत्रण के लिए स्पेसक्राफ्ट के 8 तरफ थर्मल ब्लैंकेट लगाया गया। सारे उपकरण लगाने के बाद मेरिनर 9 का वजन 998 किलोग्राम हो गया था। सभी उपकरण की सफल टेस्ट करने के बाद मेरिनर 9 को 30 मई 1971 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से LC-36B से मंगल की ओर लॉन्च किया गया। कुछ महीने के सफर के बाद उसी वर्ष 14 नवंबर मेरिनर 9 मार्स के ऑर्बिट पर सफलपूर्वक पहुंच गया। इस तरह किसी अन्य ग्रह को परिक्रमा करने वाला मेरिनर 9 दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। इधर सोवियत स्पेस प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने नासा के मेरिनर 9 से पहले ही यानी 19 मई और 28 मई मार्स 2 और मार्स 3 नामक स्पेस प्रोब को लॉन्च किया, जिसमें दोनों ही प्रोब में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल था। मार्स 2 लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मार्स 3 लैंडर 2 दिसंबर 1971 को मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। दूसरे प्लैनेट पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। मार्स 3 का लैंडर लैंडिंग के 110 सेकंड बाद विफल हो गया,
जिसने बिना किसी मार्स के अध्ययन के केवल एक ग्रे फोटो अर्थ पर भेजा। मंगल 2 ऑर्बिटर और मंगल 3 ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह का चक्कर लगाना और मार्स की इमेज को अर्थ पर वापस 8 महीने तक भेजना जारी रखा। लेकिन जब मेरिनर 9 14 नवंबर 1971 को मार्स की ऑर्बिट पर पहुंचा तो नासा के साइंटिस्ट ये देखकर हैरान हो गए कि मार्स की एटमॉस्फेयर धूल की बादल से ढका हुआ था। मार्स की सतह पूरी तरह स्पष्ट था, जिस वजह से मेरिनर 9 को काफी दिक्कत हुआ रिसर्च करने में। ऐसे प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरिनर 9 का कंप्यूटर को रीप्रोग्रामिंग किया गया ताकि बादल की धूल मार्स की सतह पर बैठने के बाद ही रिसर्च किया जाए। लगभग 2 महीने इंतजार करने के बाद यानी 13 जनवरी 1972 को मेरिनर 9 अपना काम शुरू किया और 349 दिन मार्स पर ऑर्बिट करने के बाद मेरिनर 9 मंगल की सतह का लगभग 87% हिस्से को मैपिंग किया और 7329 हाई रेजोल्यूशन इमेज अर्थ पर भेजा, जिसमें मार्स की नदियों की तल की फोटो, बड़े बड़े क्रेटर की फोटो, विलुप्त ज्वालामुखी का फोटो, इनमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स भी शामिल था, बड़े बड़े घाटियां, हवा और पानी के कटाव और जमाव के सबूत, मौसम में मोर्चे, कोहरे और भी बहुत कुछ दिखाई दिया। मंगल के मून्स फोबोस और डिमोस का भी तस्वीर ली गई। मेरिनर 9 मार्स की सतह पर लगभग 4020 किलोमीटर लंबी घाटी का आविष्कार किया, जिस वजह से मेरिनर 9 के सम्मान में इस घाटी का नाम वैलिस मेरिनरिस नाम दिया गया। ऑल्टीट्यूड कंट्रोल गैस की कमी के वजह से स्पेसक्राफ्ट को 27 अक्टूबर 1972 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, मेरिनर 9 आज तक कहाँ है किसी को पता नहीं। या तो ये अभी भी ऑर्बिट पर है या पहले ही मंगल ग्रह के वायुमंडल पर जल चुका है या तो मंगल की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मिशन के अंत के समय मेरिनर 9 को ऐसे कक्षा में छोड़ दिया गया था जो कम से कम 50 वर्ष तक अपने ऑर्बिट से हटेगी नहीं, जिसकी वायुमंडल में प्रवेश करने की सबसे अंतिम समय अक्टूबर 2022 को रखी थी। अगस्त 2023 तक ये संभावना है कि मेरिनर 9 मंगल ग्रह के वायुमंडल पर प्रवेश किया और जल गया होगा या सतह से टकरा गया होगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।